Okay, now here the question number 131. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन रेड एल्गी में पाए जाने वाले फूड स्टोरेज फूड मटेरियल से है। रेड एल्गी में एक फ्लोरिडियन स्टार्च नाम का फूड स्टोरेज मटेरियल पाया जाता है। फ्लोरिडियन स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि एमाइलोपेक्टिन का हो या फिर ग्लाइकोजन का हो। तो याद रहेगा आपको कि जो हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मैच करता है। तो 131 का जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होना चाहिए, आंसर नंबर 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लाइक एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। और इस तरीके से आप लोग के सामने ये सॉल्व हो गया है। और आप इसको देखिए, 131 के बाद हम लोग 132 की तरफ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 131 के बाद 132 आया एंड नाउ दिस 132 इज अगेन अ मैचिंग क्वेश्चन। देखिए इस बार कितने मैचिंग क्वेश्चन आए, और इस बार हमारे पास प्रोफेस ऑफ द प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट की कुछ फेजेस हैं, जैसे कि एक है जाइगोटिन, दूसरा है पैकिटिन, वैसे तो मैंने पहले इसको पढ़ाया है, फिर है डिप्लोटिन, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, और फिर है डायाकाइनेसिस। और इनके सामने कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ टर्मिनलाइजेशन, उसके बाद लिखा है ख्याजमेटा, उसके बाद लिखा हुआ है क्रॉसिंग ओवर, और उसके बाद लिखा हुआ है साइनेप्सिस। और इसको आपको मैच करना है। सो मैचिंग मैं आपके सामने बता दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। सो हेयर इज द मैचिंग। जाइगोटिन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है, डिप्लोटिन में काइज़मा बन जाता है, डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मा हो जाता है। तो 132 का आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। इसमें 1 is 4, 1 is 4, 2 is 3, 3 is 2 and 4 is 1। सो आप लोग इसको मैच कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। 132 के बाद हम लोग 133 की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 133। चलिए हम लोग 133 क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 133 एक मैचिंग क्वेश्चन है, और ये WBC, डिफरेंट टाइप ऑफ WBC ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, इससे रिलेटेड है। आपको मालूम है इसका फार्मूला नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। ये बहुत पुराना फार्मूला है, हमारे सर हमको पढ़ाया करते थे। तो नो इट इज न्यूट्रोफिल, लॉन्गर इज लिम्फोसाइट, मंकी इज मोनोसाइट, ईट्स इज ईसनोफिल एंड बनाना इज बेसोफिल। सबके अपने काम है। न्यूट्रोफिल इज फैगोसाइट, आपको मालूम है ये फैगोसाइट। लिम्फोसाइट का रिलेशन है इम्यूनिटी से, आपको मालूम है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट ना। मोनोसाइट भी फैगोसिटिसिस करती है, फैगोसाइट है। इओसिनोफिल का एलर्जी से रिलेशन है, एलर्जिक रिएक्शन करने के लिए। और बेसोफिल का हिस्टामिन रिलीज करने से एटसेट्रा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इस तरीके के रिलीज करने से। सो दीज आर सम वर्क्स। अब इनको हमें मैच कराना है, तो आप इजीली मैच करा सकते हैं। मैच कराइए।
आपके सामने एक जगह पर दिया है इयोसिनोफिल्स, ओके, फिर दिया है बेसोफिल्स, ओके, फिर दिया है न्यूट्रोफिल्स, ओके, एंड देन दिया है लिम्फोसाइट। एंड इनके सामने क्या क्या दिया है, एक तो दिया है इम्यून रिस्पॉन्स, उसके बाद फैगोसाइटोसिस, उसके बाद आपने दिया है रिलीज ऑफ हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव सब्सटेंस, हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, और इसके अलावा यहां पर दिया है हिस्टामिन रिलीजिंग ग्रेन्यूल, सो आप इजीली लगा सकते हैं कि लिम्फोसाइट का रिलेशन यहाँ पर इम्यून सिस्टम से है, इम्यूनिटी से है, बेसोफिल का हिस्टामिन रिलीज से है, सॉरी हाँ ओके, न्यूट्रोफिल का रिलेशन फैगोसाइटोसिस से है, एंड देन अकेला एक बचता है यूसिनोफिल, दैट विल द हिस्टामिन डिस्ट्रक्टिव एंजाइम। सो अगर आप इस क्वेश्चन को जाएंगे द क्वेश्चन नंबर 133, तो इस 133 का ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे, दैट विल द करेक्ट ऑप्शन। जो याद रखना मैं सेट F3 को डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ये मालूम होना चाहिए। इस तरीके से 133 भी खत्म हो जाता है। 133 के बाद देयर इज वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है सिग्मॉइड फेज में पहला लैग होता है, फिर लॉग होता है, फिर स्टेशनरी, एस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व, जिसमें से पहला फेज है लैग फेज, दूसरा फेज है लॉग फेज, और तीसरा है स्टेशनरी। सो मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो लॉग फेज में होती है। सो यहां पर आपसे इन्होंने मैक्सिमम ग्रोथ की फेज पूछी है। सो 134 का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 3 एंड आंसर विल बी लॉग फेज। लॉग फेज जो होगा ये मैक्सिमम ग्रोथ का फेज है, मेरे हिसाब से आपको यही लगाना चाहिए। ओके, नाउ 134 के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है एंड दैट क्वेश्चन इज नोन एज 135। और इस 135 को भी हम लोग अगेन मैचिंग से देखते हैं। तो देखिए इस बार मैचिंग के क्वेश्चन कितने हो गए, छठा या सातवां तो हम लोग मैचिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। पहली बात तो इनहिबिटर ऑफ कैटालिसिस, कैटालिस्ट लिख देते हैं, बस एक छोटा सा ये पॉइंट है। दूसरा है पॉजिटिव पेप्टाइड बॉन्ड, यानी किसी सब्सटेंस में हमको ऐसा ढूंढना जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स हो। इसके अलावा सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई ये है तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और इसको मैच करना है सामने दिए हुए ऑप्शंस के साथ। एक ऑप्शन इन्होंने दिया है राइसिन जो कि एक टॉक्सिन है। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया है मैलोनेट। आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट को इनहिबिट करने के लिए मैलोनेट की जरूरत होती है, तो ये मैलोनेट हो गया। इसके अलावा ऑप्शन दिया है काइटिन और इसके अलावा ऑप्शन दिया है कोलेजन। हम सबको मालूम है कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। तो कोलेजन एक प्रोटीन है जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो ये तो इसके साथ गया। इनहिबिटर ऑफ कैटालिसिस इज द मैलोनेट। आपको मालूम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट को इनहिबिट करने के लिए मैलोनेट की जरूरत होती है, सक्सिनिक एसिड वाले। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज काइटिन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इट इज राइसिन। सो 135 में कुछ ये होना चाहिए कि A is 2, B is 4,
C is 3 and D is 1। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो हमारे पास ये ऑप्शन है थर्ड। सो 135 का थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। आप इसे देख लीजिए, मैच कर लीजिए। ओके, सो हेयर इज 135। 135 के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है 136। ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कई सालों से अलग अलग फॉर्म में आ रहा है, कई सालों से अलग अलग फॉर्म में आ रहा है। सो हम फिर से सेल साइकिल बनाते हैं और सेल साइकिल में फिर से इंटरफेस बनाते हैं। वन इज G1, सेकंड इज S, दूसरा है G2। G1 फेज से अगर सेल कभी भी S फेज में ना जाए तो वो G0 फेज में चली जाती है। G0 फेज में नो रेप्लिकेशन, पहली बात तो इस सेल में कभी रेप्लिकेशन नहीं होगा, एंड नो डिवीजन, ना तो इसमें कभी डिवीजन होगा। मेनली दो जगह पाई जाएंगी, एक तो हार्ट और दूसरा नर्व। नर्व टिश्यूज और हार्ट के टिश्यूज जो होते हैं वो G0 फेज के होते हैं। तो इन्होंने पूछा G0 फेज किसके एंड में आएगी, तो G0 फेज G1 के एंड में आएगी। तो क्वेश्चन पूछते हैं सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट, तो G0 फेज इट द एग्जिट फेज फ्रॉम एंड ऑफ G1 फेज। G1 फेज के एंड से आप एग्जिट कर जा रहे हैं और कभी ना डिवाइड होने वाली कंडीशन में पहुंच जा रहे हैं, इस फेज को हम लोग G0 फेज बोलेंगे। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 भी आपके सामने हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 136 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, I think question number 137. So I have to see the question number 137. Okay, okay. So मेरे पास क्वेश्चन नंबर 137 आ गया। ओके, अब ये क्वेश्चन डिफरेंट हार्मोन से है, यानी कि आपको एंडोक्राइन सिस्टम का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 137 में कुछ हार्मोन के बारे में है। जैसे एक हार्मोन है ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ये एट्रियल वॉल से निकलता है और ये वैसो डायलेशन करता है। याद रखना, ये वैसो डायलेशन करता है और ब्लड प्रेशर को लो करता है। पहला फंक्शन इसका ये है कि ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें रेनिन है, तीसरा एल्डोस्टेरॉन है। और उससे रिलेटेड वो ऑप्शन पूछना चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। सी, पहली बात तो ये क्वेश्चन डायूरेसिस का है। व्हाट इज द डायूरेसिस? डायूरेसिस इज अ डाइल्यूशन ऑफ द यूरिन, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। यूरिन अगर डाइल्यूट हो जाए तो इसे डाईयूरिया बोलते हैं, यानी ब्लड में, सॉरी, यूरिन में वाटर एंड मिनरल लॉस होने लगते हैं, वाटर और मिनरल को लॉस होने लगता है। तो बोलते हैं हमें डायूरेसिस को प्रिवेंट करना है। हम ये चाहते हैं कि डायूरेसिस ना हो। डायूरेसिस ना हो मतलब यूरिन में ज्यादा पानी ना जाए, यानी यूरिन कंसंट्रेटेड हो। डायूरेसिस का प्रिवेंट का मतलब है हमें कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेशन करना। और अगर यूरिन को कंसंट्रेट करना है तो उसका वाटर हमको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। सो एज यू नो, हमारे पास बाउमैन कैप्सूल है, इसके अलावा पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले, इसके अलावा डीसीटी है और कलेक्टिंग ट्यूब। सो मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर ले और मैक्सिमम मिनरल को भी रीअब्जॉर्ब करना है। सो मिनरल में NaCl, इनको हमें रीअब्जॉर्ब करना है और वाटर को भी रीअब्जॉर्ब करना है। तो बोलते हैं कौन सा हार्मोन है जो इस डायूरेसिस को रोकेगा, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके कहां पर पहुंचाएगा, ब्लड में,
मिनरल कहाँ पहुंचाएगा? ब्लड में, ताकि यूरिन की डायूरेसिस ना हो। अगर मैं इस क्वेश्चन में जाऊं तो इन्होंने बोला एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर कॉज द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पहली बात तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर वैसोडाइलेशन करता है, तो वो तो गलत हो गया। फिर बोला डिक्रीज सिक्रीशन इन द रेनिन बाई जेजी एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में, एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन है, इसमें अभी देखते हैं हम लोग। रेनिन एंजियोटेंसिन, वो भी बेटा ब्लड प्रेशर के रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको छोड़ देते हैं। थर्ड ऑप्शन है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच का अंडर सिक्रीशन कभी भी मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम सिक्रीट होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर कम सिक्रीट होगा तो डायूरेसिस होगी, ना कि डायूरेसिस प्रिवेंट होगी। तो अगर एडीएच अगर कम होने लगा तो डायूरेसिस बढ़ जाएगी। हमें डायूरेसिस को प्रिवेंट करना है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। यस, हमें वाटर और मिनरल का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना है और ये काम एल्डोस्टेरोन करता है। सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में 137 क्वेश्चन में आप फोर्थ ऑप्शन के साथ जाइए और इस फोर्थ ऑप्शन में एल्डोस्टेरोन विल रीअब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स और इस तरीके से डायूरेसिस को कम करेगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 137 भी सॉल्व कर लिया। चलिए 137 सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 138। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 138। ओके, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द वायरॉइड्स? टियोडीनर, ये क्वेश्चन कई सालों से आ रहा है। वायरॉइड 1971 आई थिंक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम है इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, आरएनए का लो मॉलिक्यूलर वेट है, वायरॉइड से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 138 आई थिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द वायरॉइड? दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। व्हाई दे आर सेइंग अबाउट द प्रोटीन कोड? इतना प्रोटीन कोड के बारे में कैसे बोल रहे हैं? सबसे पहले तो वायरस देखो, वायरस अगर देखोगे तो उसमें कैप्सिड होती है, दैट इज नोन एज प्रोटीन, और अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, दैट में भी डीएनए और आरएनए। तो हम मानते हैं कि किसी तरीके से ये वायरस ही आगे वायरॉइड बनाते हैं, जिनकी प्रोटीन कोड हट जाए और वहां पर आरएनए ही आकर के, विदाउट प्रोटीन कोड आरएनए ही आकर इन्फेक्शियस हो जाए। सो इट इज लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए that is infectious in nature and that will be the answer. So 138 का आंसर आप मेरे हिसाब से फोर्थ पे जाइए। इट इज अ फ्री आरएनए एंड विदाउट प्रोटीन कोड। ओके, और तो कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे लग रहा है। सो आपको 138 में आंसर लगाना चाहिए, इट इज फ्री आरएनए and that is fourth option. I think this is the fourth option. Now the next question is 139. 139. The infectious stage of plasmodium that enter the human body is, as we know about the malaria. Malaria is caused by plasmodium. ये प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है जिससे हमें मलेरिया होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन इस मलेरिया का वेक्टर है मॉस्किटो। आपको मालूम है फीमेल एनाफिलीज है जो मॉस्किटो है। अब ये जो मॉस्किटो है ये ह्यूमन को बेटा बाइट करता है, काटता है बेटा। और जिस समय ये ह्यूमन को बाइट करता है तो ह्यूमन को बाइट करते वक्त मॉस्किटो प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइड स्टेज को इनोकुलेट कर देता है, इनोकुलेशन करता है। सो ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइड स्टेज जाती है। सो 139 का आंसर इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी में स्पोरोजॉइड होना चाहिए। और अगर यही ऑप्शन, अगर यही बेटा
हम लोगों को मॉस्किटो के लिए पूछा जाता तो आंसर गलत हो जाता, अलग हो जाता. And that's why the option number 4 will be the sporozoite, that is an infective stage for the malarial parasite in case of human. So आप ये देख चुके हैं, इसको मैं हटा देता हूँ. 139 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, that is 140. क्वेश्चन नंबर 140, इसको भी ध्यान से देखिए और इसको करने की कोशिश करिए. So which of the following statement is correct? It is a दैट चारगाफ बेस पेयरिंग रूल के हिसाब से है, चारगाफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग. और आपको मालूम है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एक स्टैंड का डीएनए दूसरे स्टैंड के डीएनए के बेस पेयर के साथ मैच करता है. तो यहाँ एडेनिन होते हैं जो थाइमिन के साथ पेयर करते हैं और ग्वानिन जो होते हैं वो साइटोसिन के साथ पेयर करते हैं. बस इतना याद रखना है कि एडेनिन और थाइमिन में पेयरिंग जो होती है वो डबल बॉन्ड होती है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर डबल बॉन्ड. ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं एंड दीज आर ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स. और क्वेश्चन यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन को लेकर के है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. एडेनिन थाइमिन में 3 नहीं है, 2 हैं. एडेनिन डज नॉट पेयर विथ थाइमिन. एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर ही नहीं करता, करता है डीएनए में करता है. एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. यस, ऑप्शन नंबर 3, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन विद द 2 बॉन्ड्स और वो भी दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. सो थैंक यू वेरी मच. 140 तक आप देखिए, आगे मैं और आता हूँ.